Welcome back. I'm Amit Mandloi and as you all know we are presently dealing with the topic of immunization. इम्यूनाइजेशन के पहले टॉपिक्स में हमने देखा था इम्यूनिटी के बारे में, ह्यूमन इम्यून सिस्टम के बारे में, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी हमने देखी। सेकंड लेक्चर में हमने जानने की कोशिश करी टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी और आज के इस लेक्चर में हम जानने की कोशिश करेंगे इम्यूनाइजेशन इन इंडिया। देखिए, जब हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन इन द फील्ड ऑफ इम्यूनोलॉजी पढ़ रहे थे उस समय पर मैंने आपको दो नाम बताए थे, एडवर्ड जेनर जिन्होंने स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का निर्माण किया और इसी के बाद इन्हीं से प्रेरणा लेकर के हमने देखा था कि लुइस पैस्चर जिन्होंने किस चीज का निर्माण किया, रेबीज वैक्सीन। ठीक है, तो रेबीज वैक्सीन का निर्माण किया गया इनके द्वारा और इसी कड़ी में अगर हम देखें तो वैक्सीनेशन और इम्यूनोलॉजी के ऊपर वर्ल्ड में R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बिगनिंग हुई और इसी R&D को जो है इंडिया तक ट्रांसफर करने का काम किया ब्रिटिशर्स ने और ब्रिटिशर्स ने सबसे पहली बार वैक्सीन का इंट्रोडक्शन इंडिया में किया 1802 में, जब स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है इंडिया में लेकर के आई गई पहली बार। लेकिन एक चीज मैं आपको यहां पर बता दूं कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीन उस समय पर इसलिए हमारे यहां लेकर के आई गई क्योंकि वर्ल्ड में एक तो स्मॉल पॉक्स का बहुत ज्यादा प्रसार था और इंडिया वाज वेरी मच वल्नरेबल टू स्मॉल पॉक्स। बहुत सारी पॉपुलेशन जो है यहां पर स्मॉल पॉक्स से सफर कर रही थी और इसीलिए स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इंडिया में लेकर के आए और इसको पॉपुलराइज करने का काम जो है इंडियन मेडिकल सर्विसेज जो कि उस समय पर ब्रिटिशर्स के अंदर काम करती थी, उन्होंने इंडिया में वैक्सीनेशन को पॉपुलराइज करने का काम स्टार्ट किया। लेकिन पॉपुलराइजेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इंट्रोडक्शन तो इंडिया में हुआ लेकिन उसको सोसाइटी का पार्टिसिपेशन नहीं मिल पाया। व्हाई? बिकॉज देयर वर वेरियस मिसकंसेप्शन इन द इंडियन सोसाइटी। आज भी अगर आप एट प्रेजेंट अगर देखें लाइव एग्जांपल्स अगर आप देखना चाहें तो आप जाइए ऐसे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर बीमारी को आज भी जो है भगवान का श्राप के तौर पर कंसीडर किया जाता है। मतलब एक तरीके से माना जाता है कि एक जो भी बीमारियां हैं जैसे स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, इसके बाद आप देखते हैं पोलियो हो गया, इनको भगवान का श्राप माना जाता है। और ऐसी सोसाइटी ऐसी इंडियन सोसाइटी जहां पर इस पर्टिकुलर बीमारियों को भगवान का श्राप माना जा रहा है, क्या आप वहां सोच सकते हैं कि लोग जो है भगवान के श्राप के अगेंस्ट जाकर के काम करेंगे? मतलब वैक्सीनेशन को वो लोग मानते थे कि इट इज अगेंस्ट द विल ऑफ द गॉड, या फिर ये जो बीमारियां हैं दीज आर व्राथ ऑफ गॉड्स एंड वी आर बाय वैक्सीनेशन वी आर वर्किंग अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड और ये हमारे लिए गलत चीज है या फिर भगवान इसके लिए हमको पनिश करेंगे। इसलिए सोसाइटी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती थी किसमें, वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स में। साथ ही साथ उस समय पर अगर आप देखें तो इम्यूनाइजेशन हमारे यहाँ इंडिया में चल रहा था और वो कौन सा समुदाय करता था? टीकादार्स जो है इंडिया के अंदर में इम्यूनाइजेशन करते थे अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। टीकादार्स का काम क्या था? देखो, टीकादार्स एक तरीके से लाइव वैक्सीनेशन या एक्टिव वैक्सीनेशन का काम करते थे। वो लोग करते थे ये थे कि जो स्मॉल पॉक्स से ऑलरेडी इन्फेक्टेड व्यक्ति है उस व्यक्ति के शरीर से इन्फेक्शन लेते थे और उस इन्फेक्शन को बहुत माइल्ड अवस्था में किसी स्वस्थ व्यक्ति के अंदर में ट्रांसफर करते थे ताकि बॉडी जो है नेचुरल इम्यूनिटी उस पर्टिकुलर चीज के खिलाफ या उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के खिलाफ डेवलप कर ले। लेकिन दिस इज वेरी रिस्की। व्हाई इट इज रिस्की? बिकॉज अगर इन्फेक्शन जो है माइल्ड नहीं रहा और सामने वाले की बॉडी ने अगर उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन के खिलाफ जो है अपनी एंटीबॉडी या इम्यून सिस्टम का डेवलप नहीं कर पाए, इम्यून सिस्टम काम नहीं कर पाया, तो उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती थी। लेकिन फिर भी टीकादार्स वेर कंटिन्यूइंग विद दिस प्रोसेस और ये उनका बिजनेस था। और अगर ऐसी कोई बाहर से एक ऐसी वैक्सीन आ जाती है या वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम लेकर के आते तो इनका बिजनेस कम होगा और इसीलिए टीकादार्स ने भी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जैसी वैक्सीन्स का विरोध किया इंडिया में इंट्रोडक्शन का। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ द डे इंडियन मेडिकल सर्विसेज ने कोशिश करते रहे कि हाँ स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को हम जो है इंडिया में पॉपुलराइज करें। इनिशियली ये जो काम किया जा रहा था इंडिया में वैक्सीनेशन देने का, ये ट्रेन्ड वैक्सीनेटर्स के थ्रू किया जाता था। ट्रेन्ड वैक्सीनेटर्स जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है इंडिया में ट्रेन्ड वैक्सीनेटर्स लेकर के आती थी, उनके लिए सर्टिफाइड कोर्सेज होते थे ट्रेन्ड वैक्सीनेटर्स के लिए और वो ट्रेन्ड वैक्सीनेटर्स जो है स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को एडमिनिस्टर करने का काम किया करते थे। लेकिन बाद में जब ऐसा देखा गया कि ट्रेन्ड वैक्सीनेटर्स आर नॉट इनफ तो उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया और इंस्टीट्यूशनलाइज किस फॉर्म में किया गया? एक डिपार्टमेंट की एस्टैब्लिशमेंट हुई जिसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन एंड
sanitary department. This department was established in 19th century. 19th century, अर्ली 19th century में ये डिपार्टमेंट का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। इसके बावजूद भी ब्रिटिश सरकार को बहुत सारी मुश्किलें का सामना करना पड़ा। इंडियन मेडिकल सर्विसेज को, इस डिपार्टमेंट को बहुत मुश्किलों फेस करनी पड़ी और इंडियन सोसाइटी को कन्विंस करने की मुश्किलें कि फिर भी सोसाइटी का पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ पा रहा है इन द फील्ड ऑफ वैक्सीनेशन। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट पारित किया जिसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन एक्ट। दिस वॉज द फर्स्ट लीगल स्टेप टेकन इन द फील्ड ऑफ वैक्सीनेशन। पहली बार इंडिया के अंदर में कोई ऐसा लीगल प्रावधान किया गया वैक्सीनेशन के लिए। ये एक्ट पारित किया गया 1892 में और ये बेसिकली फोकस था किस चीज के लिए? स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन के लिए। एक्ट का उद्देश्य ये था कि जहां सोसाइटी में इतने सारे मिसकंसेप्शंस हैं वहां हम बाय स्प्रेडिंग अवेयरनेस तो ये सब चीजें नहीं कर पा रहे। हम लगभग देख लीजिए आप कि 1802 से 1892 90 साल तक इन्होंने अवेयरनेस फैला करके कोशिश की कि हम सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस फैलाएं और वैक्सीनेशन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन जो हमने इंट्रोड्यूस किया है उसका प्रचार प्रसार हम बढ़ा पाए, लेकिन वो नहीं बढ़ पा रहा था। या फिर हम बोल सकते हैं कि वैक्सीनेशन कवरेज वॉज वेरी लो इन इंडिया। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ द डे ने एक काम किया कि हम उसको लीगल तौर पर जो है वैक्सीनेशन को लॉन्च करते हैं, उसको एक लीगल बाउंडेशन देते हैं कि हाँ आपको जो भी वैक्सीन प्रोवाइड करना आएगा उसका विरोध नहीं कर सकते। और इसीलिए वैक्सीनेशन एक्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया ताकि स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन का प्रचार प्रसार जो है इंडिया में बढ़ाया जा सके। क्योंकि स्मॉल पॉक्स वॉज अ कंडीशन या वॉज अ डिसीज जो कि बहुत तेजी से इंडिया में फैल रही थी और जिसके कारण बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो इंडिया में हो रहे थे। इस कारण जो है वैक्सीनेशन एक्ट 1892 इंडिया में लेकर के आया गया ताकि लीगल बाउंडेशन करके हम वैक्सीनेशन का प्रचार प्रसार बढ़ा सके। और ये पहला एक ऐसा एक्ट था इंडिया के अंदर में जो कि वैक्सीनेशन को लीगली बाइंड करता था। इसके बाद में हमारे यहां पर और भी डेवलपमेंट्स हुए, जैसे कि हैफकिंस, डॉक्टर हैफकिंस वाज अ साइंटिस्ट या फिर हम बोल सकते हैं बायोलॉजिस्ट। और बायोलॉजिस्ट में भी हम बोल सकते हैं कि वो बैक्टीरियाज के ऊपर रिसर्च करते थे और उन्होंने एक वैक्सीन का डेवलपमेंट किया 1897 में, दैट इज नोन एज प्लेग वैक्सीन। नेम ऑफ द साइंटिस्ट वाज हैफकिंस। और हैफकिंस ने डेवलपमेंट 1897 में ही क्यों किया? देखिए जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में आप देखेंगे कि 1890s के अंदर में आपको एक किस्सा मिलेगा चापेकर ब्रदर्स का, जो कि काफी फेमस स्टोरी है। चापेकर ब्रदर्स ने जो है उस समय पर जो प्लेग कमीशन बना था उनके चेयरपर्सन को किल कर दिया था, है ना। और इस वजह से जो है उनको खिलाफ जो है बहुत सारे एक्ट्स भी दर्ज हुए थे और वो एक फेमस इंसिडेंट है हिस्ट्री में। और प्लेग कमीशन मतलब कि एक ऐसा कमीशन बनाया गया था इंडिया में जो कि प्लेग बोनस से रिलेटेड था, है ना, कि प्लेग बोनस किस तरीके से दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए, राइट। इसलिए प्लेग्स जो है इंडिया में बहुत कॉमन हो गए थे और इंडिया में प्लेग्स के कॉमन होने की वजह से हैफकिंस ने बॉम्बे के अंदर में एक लेबोरेटरी में प्लेग वैक्सीन का निर्माण किया 1897 में। एंड दिस वैक्सीन इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन इन इंडिया। मतलब कि भारत की पहली स्वनिर्मित वैक्सीन का दर्जा इस वैक्सीन को दिया जाता है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन के द्वारा। लेकिन अब ये कॉन्फ्लिक्ट में है कि है या नहीं है, लेकिन हमारे लिए हम अगर इतिहास खकाल करके देखें तो ये पहली वैक्सीन थी जो कि भारत में पूर्णतः निर्माण की गई थी, प्लेग वैक्सीन। डिस्प्यूटेड है इसलिए हम पूरी तरह से कंफर्म नहीं बोल सकते। डिस्प्यूटेड किसके साथ है? क्योंकि अभी भारत में एक तो 2015 में मोदी जी ने एक वैक्सीन लॉन्च करी, रोटा वायरस डायरिया को कॉम्बैट करने के लिए, जिसको कि हम पहली इंडिजिनस वैक्सीन मानते हैं। लेकिन 1897 में एक ऐसी वैक्सीन डॉक्टर हैफकिंस बना चुके थे, ठीक है। इसके बाद में भी बहुत सारी चीजें देखने को मिली कि इंडिया में वैक्सीन इंट्रोड्यूस करने का कोशिश बहुत बार की गई, है ना। 1919 के एक्ट के अंतर्गत प्रावधान रखे गए मेडिसिन से रिलेटेड। इसके बाद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए कि वैक्सीनेशन का प्रचार प्रसार भारत में बढ़ सके। और जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होती गई, जैसे जैसे थिंकिंग्स जो है मॉडर्नाइज होती गई, इंडियन रेनेसा का बहुत बड़ा रोल रहा कि मॉडर्नाइज किया जाए मेडिकल साइंसेज को, राइट, मॉडर्नाइज किया जाए सोसाइटी की थिंकिंग को। और इसी माध्यम में आगे देखने को मिला कि
इंडिया के अंदर वैक्सीनेशन का कवरेज बढ़ने लगा। ये तो बात जितनी हमने की, ये पूरी बात जो हो रही है ये ब्रिटिश राज के अंदर का जो भारत था उसमें हो रही है। लेकिन जब हम ब्रिटिशर्स से फ्री हुए उस समय पर सबसे पहली वैक्सीन हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस की गई बीसीजी वैक्सीन 1947-48 में ये वैक्सीन इंडिया में लेकर के आई गई आजादी के बाद। और बीसीजी वैक्सीन जैसा कि आपको बता दूं मैं कि ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए कॉम्बैट करने के लिए होती है, टीबी बैक्टीरियल डिसीज है टीबी, उसके लिए बीसीजी वैक्सीन का निर्माण किया गया था और उसको भारत में इंट्रोड्यूस किया गया ये 1947-1948 में, है ना। इसके बाद लगातार इंडिया में बहुत सारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स चलाए गए, जैसे कि इसी कड़ी में एक प्रोग्राम जो है चलाया गया नेशनल स्मॉल पॉक्स इराडिकेशन प्रोग्राम। वर्ल्ड में स्मॉल पॉक्स एक बड़ी गंभीर बीमारी थी और वही बीमारी जो है भारत में भी बड़ी गंभीर अवस्था में चल रही थी, इसीलिए इंडिया के अंदर में एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया नेशनल लेवल पर ताकि सोसाइटी का मास पार्टिसिपेशन किया जाए। देखिए, जब भी मैं बार बार अभी 2-3 बार मैं आपको जिक्र कर चुका हूं कि सोसाइटी का मास पार्टिसिपेशन इज वेरी मच नेसेसरी फॉर इम्यूनाइजेशन, क्योंकि अगर एक भी व्यक्ति इन्फेक्टेड बच जाता है तो वो पूरी सोसाइटी को इन्फेक्ट कर सकता है। जैसे टीबी में अगर एक भी व्यक्ति ऐसा रह गया जो कि जिसको टीबी है या एक भी व्यक्ति ऐसा रह गया जिसको पोलियो है, तो ऑल द चिल्ड्रंस are at risk, all the population, the whole population of the nation is at risk, is vulnerable towards polio, क्योंकि पोलियो एक ऐसा वायरस है जो बहुत जल्दी फैलेगा। इसी तरीके से कोविड-19 है, तो अगर कोविड-19 एक भी व्यक्ति को अगर रह जाता है इराडिकेशन में तो हर किसी को फैलने लगेगा वो, राइट। तो इसीलिए इम्यूनाइजेशन में सबसे मेजर जो स्टेप है दैट इज फुल कवरेज। जब तक कि फुल कवरेज नहीं होता, जब तक पूरी तरह से 100% इराडिकेशन नहीं होता, तब तक इम्यूनाइजेशन को सक्सेसफुल नहीं बोल सकते, इम्यूनाइजेशन का वर्क खत्म नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक बार 80% कवर कर दिए, 20% को छोड़ दिए और उसके बाद हम फ्री बैठ जाएं, क्योंकि वो 20% जिनको छोड़ा है वो आने वाले फ्यूचर में वापस से पूरे 80% को इन्फेक्ट कर देंगे। इसलिए द मोस्ट प्राइम नीड इज 100%। इम्यूनाइजेशन जो है 100% अगर होगा या फिर 100% एराडिकेशन किसी बीमारी का जब तक ना हो तब तक इम्यूनाइजेशन कैंपेन्स बंद नहीं कर सकते। इसीलिए इसी कड़ी में स्मॉल पॉक्स को इराडिकेट करने के लिए इंडिया ने लॉन्च किया नेशनल स्मॉल पॉक्स इराडिकेशन प्रोग्राम। ये प्रोग्राम चालू हुआ 1962 में। मेन एम था इंडिया से स्मॉल पॉक्स भगाना या फिर इंडिया को स्मॉल पॉक्स फ्री घोषित करवाना, राइट। और इनके मिशन के द्वारा या इनके जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत इन्होंने की स्मॉल पॉक्स इराडिकेशन के लिए, स्मॉल पॉक्स के खिलाफ जंग जो इन्होंने लड़ी, उसका महत्वपूर्ण रिजल्ट ये निकल के आया कि 1974 में इंडिया में लास्ट केस देखने को मिला स्मॉल पॉक्स का, और 1977 में इंडिया को स्मॉल पॉक्स फ्री घोषित कर दिया गया और 1980 में वर्ल्ड को से स्मॉल पॉक्स की इरेडिकेशन की घोषणा WHO ने लगभग कर दी। मतलब वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया लेवल पर जो स्टेप्स लिए गए स्मॉल पॉक्स से लिए, उन्होंने फ्रूट्स कब दिए? 1974, 1977 और 1980s में, जब इंडिया में लास्ट केस नोटिस हुआ, इंडिया को स्मॉल पॉक्स फ्री घोषित किया गया और वर्ल्ड को स्मॉल पॉक्स फ्री जो आखिरी में घोषित किया गया। तो ये एक मेजर माइलस्टोन जो है इस प्रोग्राम ने अचीव किए या इंडिया के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ने अचीव किए। इसके बाद भी रेगुलरली इम्यूनाइजेशन का जो है काम चालू रहा, क्योंकि बहुत सारी नई नई बीमारियां आने लगी, बहुत सारी नई नई बीमारियां जो है वो फैलने लगी, जैसे HIV हो गया, पोलियो हो गया। पोलियो वॉज अ मेजर डिसीज, पोलियो वॉज अ मेजर डिसीज और पोलियो वैक्सीन का डेवलपमेंट भी कर लिया गया। 1957 में USA में पोलियो वैक्सीन को ऑफिशियली जनता के लिए अवेलेबल करा दिया गया और इसी कड़ी में इंडिया में भी पोलियो वैक्सीन की शुरुआत हुई और पोलियो के केसेस इंडिया में भी काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ने लगे। और इसी खतरे को जानते हुए इंडिया के अंदर में कुछ कैंपेन्स चालू की गई है ना, बहुत सारे डिसीजेस को लेकर के, एक्सपांडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन। देखो, WHO की चिंता तब बढ़ने लगी कि बहुत सारी ऐसी कम्युनिकेबल डिसीजेस, बहुत सारी ऐसी इन्फेक्शियस डिसीजेस जिसको कि रोका जा सकता है प्रिवेंशन के माध्यम से या फिर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस के माध्यम से, इम्यूनाइजेशन में जो डेवलपमेंट चल रहा है उसके माध्यम से बहुत सारी ऐसी इन्फेक्शियस डिसीजेस जिनको रोका जा सकता है ना। और इसलिए WHO ने क्या प्रयास किया कि हम प्रिवेंशन पे, प्रिवेंटिव केयर पे काफी ज्यादा काम करें, इम्यूनाइजेशन को बढ़ावा दें। इसलिए WHO ने एज एन इनिशिएटिव एक्सपांडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन चालू किया 1974 में।
वर्ल्ड के अंदर में, जिसका मेजर एम था कि वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन या फिर वर्ल्ड की मेजर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन को हम क्या कर सकें, इम्यूनाइज कर सकें। और इम्यूनाइज किस माध्यम से, वैक्सीन दे करके। और वैक्सीनेशन, जितनी भी वैक्सीन उस समय पर डेवलप थी वो सब वैक्सीन उनको टीकाकरण के फॉर्म में दे करके हम क्या करें, इम्यूनाइज करने की कोशिश करें पॉपुलेशन को, ताकि फ्यूचर हेल्थ प्रॉब्लम से वो लड़ सके या फिर फ्यूचर में उनको डिसीजेस का खतरा ना हो। साथ ही साथ जो मोर्टालिटीज हैं, प्री मैच्योर डेथ्स हैं, इन्फेंट डेथ्स हैं, है ना, मैटरनल मोर्टेलिटीज हैं, इनको कम से कम किया जा सके। इसलिए इम्यूनाइजेशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। और इम्यूनाइजेशन का प्रचार प्रसार के लिए डब्ल्यूएचओ ने स्टेप लिया, एक्सपांडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, जो कि 1974 में उन्होंने लॉन्च किया। इसी प्रोग्राम को इंडिया में एक्सटेंड किया गया 1978 में। इसलिए इंडिया में जब भी हम एक्सपांडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन की बात करते हैं तो हम जो ईयर याद रखते हैं दैट इज 1978। और इसी के साथ इसको इंडिया में लॉन्च किया गया नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत, या फिर इस प्रोग्राम को हम इंडिया में बोलते हैं नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। ठीक है, और ये किस चीज का एक्सटेंशन था, दिस वाज द एक्सटेंशन ऑफ एक्सपांडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, एक्सपांडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, जो कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा 1974 में वर्ल्ड में स्टार्ट किया गया और 1978 में इसको इंडिया में एक्सटेंड करके नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तौर पर इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, है ना। लेकिन फिर भी जो है सोसाइटी का पार्टिसिपेशन या फिर वैक्सीनेशन का कवरेज बढ़ाने के लिए इसको बार बार बूस्ट करने की आवश्यकता थी। और इसी कड़ी में हमने नेक्स्ट जो प्रोग्राम चालू किया दैट वाज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जो कि 1985 में स्टार्ट किया गया इंडिया के अंदर, राइट, जिसके अंदर एट प्रेजेंट 12 वैक्सीन का कवरेज है। 12 वैक्सीन जो है, या फिर हम बोल सकते हैं 8 वैक्सीन एंड 12 डिसीजेस, 8 vaccines and 12 diseases are covered inside this particular campaign at present, जिसमें एक होती है BCG वैक्सीन, DPT is diphtheria, pertussis और tetanus toxoid वैक्सीन, जो कि इन 3 बीमारियों से लड़ती है, डिप्थीरिया से, pertussis मतलब वूपिंग कफ, टेटनस जैसी बीमारियों से, ओरल पोलियो वैक्सीन, पोलियो से लड़ने के लिए, मीजल्स वैक्सीन, है ना। इसके बाद हेपेटाइटिस बी का एक टीका लगाया जाता है, टेटनस टॉक्सॉइड का एक अलग से टीका लगाया जाता है, जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन एक है। इसके बाद आपको देखने को मिलेगा HIV, जो कि निमोनिया और मेनिंगिटिस से लड़ने के लिए काम आती है, राइट। तो ये कुछ 8 वैक्सीन हैं जो कि 12 डिसीजेस को कवर करती हैं। अभी रिसेंटली इसमें रोटावैक भी इंट्रोड्यूस किया गया है ना। IPV का इंट्रोडक्शन भी किया गया है, OPV को रिप्लेस करने के लिए 2015 में रोटावैक इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। इसी के साथ में इसमें निमोनिया के लिए एक वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई है, चाइल्डहुड निमोनिया के लिए, राइट। तो ऐसी 3 डिसीजेस को कवर करने के लिए 3 वैक्सीन और इसमें इंक्लूड की गई है एट प्रेजेंट, जो कि कहीं हद तक पुरानी वैक्सीन के कुछ रिप्लेसमेंट्स हैं, है ना, और कुछ जो है नई बीमारियों को ऐड करने के लिए रोटावैक डायरिया जैसे है, रोटा वैक्सीन जो है रोटा वायरस के द्वारा जो होने वाला डायरिया उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए ये वैक्सीन इंट्रोड्यूस की गई। तो ये UIP था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। और ये UIP एट प्रेजेंट इतनी बीमारियों को कवर करता है, स्टार्टिंग में इतनी बीमारियों को ये कवर नहीं करता था, राइट। कुछ वैक्सीन जो है इसके अंदर में लॉन्च की गई थी, लेकिन ये एक्सपांडेड इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम था, एक्सपांडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन था, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन था। उसको एक रिबूस्ट प्रदान करने के लिए कैंपेन जो है चालू किया गया, या फिर इसको रीनेम हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से किया गया, है ना। क्योंकि एक्सपांडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में खाली 4 जो है वो वैक्सीन कवर होती थी, 4 वैक्सीन थी इसके अंतर्गत। 4 वैक्सीन कौन कौन सी थी? BCG, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन, देन देयर वाज DPT डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस का टीका लगाया जाता था, एंड टाइफॉइड वैक्सीन। टाइफॉइड वैक्सीन को 80s में जो है डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। वाई? बिकॉज टाइफॉइड वैक्सीन जो है वो इन्फेक्शंस पैदा कर रही थी, वो डेथ का कॉज बन रही थी, इसलिए टाइफॉइड वैक्सीन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। बाकी 3 वैक्सीन के साथ में कुछ और वैक्सीन जोड़ करके हमने UIP प्रोग्राम स्टार्ट किया, और उस UIP प्रोग्राम को साल दर साल हम अपडेट करते रहते हैं। आज भी अगर आप प्रेजेंटली देखेंगे तो इंडिया में जो लेटेस्ट प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन चल रहा है वो UIP ही है। UIP के अंतर्गत हमने बहुत सारे मिशंस चालू किए ताकि UIP का सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हम कर सकें। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का बेसिक एम क्या होगा? जैसा कि नाम खुद ही बता रहा है, यूनिवर्सल मतलब सब लोगों तक इम्यूनाइजेशन की पहुंच, है ना। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का सबसे मेजर एम है 100%
इम्यूनाइजेशन कवरेज, राइट। और इस 100% को अचीव करने के लिए हमने बहुत सारे सबमिशंस और मिशंस चलाने का प्रयास भारत के अंदर किया। और उसी कड़ी में सबसे मेजर जो इंडिया के अंदर में एक प्रॉब्लम देखने को मिली, वो प्रॉब्लम देखने को मिली पोलियो के फॉर्म में। पोलियो जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज और इंडिया में बहुत मात्रा में फैल रहा था, और उसके कारण होने वाली जो प्रॉब्लम्स थी, उसके कारण होने वाली जो मोर्टालिटीज थी वो काफी ज्यादा हो रही थी। काफी ज्यादा मात्रा में पोलियो जो है वो हार्म कर रहा था इंडिया की पब्लिक हेल्थ को। इसलिए पोलियो के खिलाफ एक इनिशिएटिव लेने का WHO ने घोषणा की, है ना, वर्ल्ड इनिशिएटिव फॉर इरेडिकेशन ऑफ पोलियो, जो कि 1988 में स्टार्ट किया गया, है ना, वर्ल्ड इनिशिएटिव फॉर पोलियो इरेडिकेशन। और इसी प्रोग्राम को इंडिया में एक्सटेंड किया गया 1995 में, जिसको कि हम जानते हैं पल्स पोलियो अभियान के नाम से। इंडिया में पल्स पोलियो अभियान के नाम से इस प्रोग्राम को जो है एक्सटेंड किया गया, और पल्स पोलियो अभियान जो है कहीं हद तक सक्सेसफुल साबित हुआ। स्टार्टिंग के कुछ ईयर्स में दिक्कतें जरूर आई, लेकिन लेटर ऑन पल्स पोलियो अभियान वाज कंसिडर्ड एज सक्सेसफुल, है ना। और उसमें मेजर जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा इंडिया के पब्लिक हेल्थ वर्कर्स का, जिसमें हम नाम ले सकते हैं आशा, ANM, है ना, और दूसरे हेल्थ वर्कर्स। इंडिया का सपोर्ट किया पल्स पोलियो अभियान ने WHO ने और यूनिसेफ ने। यूनिसेफ ने इसलिए क्योंकि जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है पल्स पोलियो के लिए वो है चिल्ड्रंस, इसलिए यूनिसेफ ने भी हमको हेल्प किया पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम कैंपेन चलाने के लिए। साथ ही साथ हमने बहुत सारे ऐसे प्रचार प्रसार के इक्विपमेंट्स लिए, जैसे इम्यूनाइजेशन डेज, NIDs, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, जो कि सबसे पहली बार जो है दिसंबर 1995 में सबसे पहला इम्यूनाइजेशन डे जो है लगाया गया था। और आपने उसके बाद हर बार सुना होगा, है ना, पोलियो रविवार कैंपेन। तो पोलियो रविवार, हर रविवार को, हर दूसरे तीसरे रविवार को हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए हम पोलियो रविवार कैंपेन चलाते थे, है ना। अमिताभ बच्चन साहब को आपने सुना होगा 2 बूंद जिंदगी का एडवर्टाइजमेंट करते हुए। तो ऐसे ब्रांड एम्बेसडर भी यूनिसेफ ने अमिताभ बच्चन को बना के रखा था, अमिताभ बच्चन जी को बना के रखा था किस चीज के लिए, पोलियो अभियान के लिए। तो 2 बूंद जिंदगी कैंपेन चलाई गई इंडिया के अंदर इसी पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत। और पल्स पोलियो अभियान कौन से प्रोग्राम के अंतर्गत फॉल कर रहा है? UPI, यूनिवर्सल प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन, है ना, ये UIP, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसके अंतर्गत पल्स पोलियो अभियान, और पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कार्य किए गए ताकि इंडिया को पोलियो से लड़ा जा सके, इंडिया को पोलियो फ्री किया जा सके। और फाइनली इंडिया को 2014 में पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया, राइट। तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स भारत ने लिए जिसके माध्यम से इंडिया जो है एट प्रेजेंट पोलियो फ्री कंसिडर किया गया। WHO ने उसको पोलियो फ्री डिक्लेयर किया, ठीक है। तो ये पोलियो के लिए खिलाफ हमने जो जंग लड़ी, दैट इज ऑल्सो इंडियाज इम्यूनाइजेशन, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियाज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, राइट। इसके पहले एक चीज मैं मिस किया, दैट इज 1985 में ही जब ही UIP स्टार्ट किया गया था, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इंडिया में स्टार्ट किया गया था, उसी समय पर PM ने 20 पॉइंट प्रोग्राम दिया था। राजीव गांधी साहब ने 20 पॉइंट प्रोग्राम दिया था। और जिस तरीके से आपको याद होगा कि राजीव गांधी साहब जो है वो टेक्नोलॉजी पे काफी ज्यादा बल देते थे, तो उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया, टेक्नोलॉजी मिशन ऑन इम्यूनाइजेशन, जो कि 1986 से कार्यरत है। 1985 के 20 पॉइंट एजेंडा में था, और 1986 से जो है वो टेक्नोलॉजी मिशन ऑन इम्यूनाइजेशन जो है इंडिया में कार्यरत है, जिसका मेजर उद्देश्य ये था कि भारत को सेल्फ सफिशिएंट बनाना वैक्सीन के लिए, कि वैक्सीन का जो निर्माण है जो कि भारत में नहीं हो रहा, उसके लिए हमको विदेशी कंट्रीज पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो वैक्सीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनाइजेशन टेक्नोलॉजी का इंडिया में प्रचार प्रसार बढ़े, इसलिए इंडिया के अंदर में ये प्रोग्राम चालू किया गया, टेक्नोलॉजिकल मिशन ऑन वैक्सीनेशन या टेक्नोलॉजिकल मिशन ऑन इम्यूनाइजेशन के नाम से वो प्रोग्राम हमने इंडिया में स्टार्ट किया। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने बीच बीच में स्टार्ट किए जो कि इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड थे। मेजर प्रोग्राम्स मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है, राइट। इसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी डिसीजेस फिर भी रह जाती हैं पोलियो इरेडिकेशन के बाद भी, जो कि आज भी हमको तंग कर रही है, जैसे कि HIV हो गया, डायबिटीज हो गया। इनके खिलाफ वैक्सीन जो है अभी डेवलपमेंट स्टेज में है, और अभी वैक्सीन इसमें डेवलप नहीं हो पाई है। और
अभी भी जो पल्स पोलियो अभियान के सक्सेस के बाद में इंडिया को एक चीज का कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, हम दूसरी बीमारियां भी जो है वो हमारे यहां से गायब कर सकते हैं, जिनकी वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि टीबी हो गया, डीपीटी हो गया, राइट, मीजल्स हो गया, है ना, जापानीज एंसेफेलाइटिस हो गया। ऐसी बहुत सारी वैक्सीन जो है हमारे पास आज भी मौजूद है ना। कुछ बाहर से हम लेकर के आ रहे हैं, कुछ इंडिजिनियसली हम डेवलप करके एक्सपोर्ट भी करते हैं। इंडिया इज अ एक्सपोर्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, है ना, बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में। तो और डेवलपमेंट के स्टेज में भी है, बहुत सारी वैक्सीन भी हम अभी डेवलप कर रहे हैं, जैसे रोटावैक हमने डेवलप किया, निमोनिया के लिए हमने कॉन्जुगेट वैक्सीन जो है वो डेवलप करी, और वो इंडिया की पहली कॉन्जुगेट वैक्सीन है जिसको कि अभी रिसेंटली ही 19 जुलाई 2020 को अप्रूवल मिला है कि हाँ, इंडिया में निमोनिया की जो कॉन्जुगेट वैक्सीन है उसको हम यूज कर सकते हैं यूआईपी प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ऐसी बहुत सारी वैक्सीन हम अभी डेवलप कर रहे हैं, है ना। आईपीवी का इंडिया में इंट्रोडक्शन हुआ, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन 2015 में, राइट। ओरल पोलियो वैक्सीन वाज अ लाइव वैक्सीन, जैसा मैंने बताया था आपको जब हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन पढ़ रहे थे। और आईपीवी इनएक्टिवेटेड जो है वो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है, जिसमें हम वायरस को किल करके डालते हैं जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसके शरीर में, या फिर जिसको डेवलप करानी है, जिसके शरीर में इम्यूनिटी, उसके अंदर हम वायरस को किल करके डालते हैं, जो कि इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है बेसिकली। तो ये बहुत सारी वैक्सीन इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई, लेकिन फिर भी जब हमने देखा यूआईपी का कवरेज जो है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि यूआईपी बहुत पुराना प्रोग्राम हो गया 1985 का। उसके बाद पल्स पोलियो में हमने सक्सेस तो हासिल की, लेकिन दूसरे डिसीजेस के लिए जो इम्यूनाइजेशन का कवरेज है चिल्ड्रंस में, वो दूर दराज के इलाकों में, अर्बन स्लम एरियाज में, इसके बाद जो है रूरल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में, वहां पर इम्यूनाइजेशन का कवरेज जो है बहुत धीरे धीरे फैल रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में एक मिशन लॉन्च किया 25 दिसंबर 2014 में, जिस मिशन का नाम था मिशन इंद्रधनुष। और मिशन इंद्रधनुष के अंदर हमने 7 वैक्सीन रखी। जिस तरीके से 7 कलर्स होते हैं रेनबो के, उसी तरह से प्रधानमंत्री साहब ने एक नया पहल चालू करी जिसका नाम है मिशन इंद्रधनुष। और मिशन इंद्रधनुष का लॉन्च डेट जो है दैट इज 25 दिसंबर 2014। और 2014 के बाद से ही हमारे यहां इस मिशन के द्वारा टारगेट किया गया 90% इम्यूनाइजेशन कवरेज, कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज फुल्ली इम्यूनाइज्ड। मतलब कि 90% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री शुड रिसीव फुल इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, या सारी के सारे इम्यूनाइजेशन, सारी वैक्सीन उनको मिल जाए, राइट। उसमें चिल्ड्रंस भी कवर्ड हैं और मदर्स भी कवर्ड हैं। ज्यादातर वैक्सीनेशन इन्हीं लोगों को दिया जाता है, और मदर्स, और कुछ एडल्ट वैक्सीन भी हैं, तो एडल्ट्स भी। तो इनको कवर करने के लिए हमने मिशन इंद्रधनुष चालू किया गया। बेसिक मोटो ऑफ द मिशन वाज 90% ऑफ इम्यूनाइजेशन कवरेज। 7 वैक्सीन इसके अंदर हमने रखी, वही 7 वैक्सीन जो कि बेसिकली यूआईपी का पार्ट थी। तो वो 7 वैक्सीन हमने इसमें रखी। बाद में इसमें कुछ वैक्सीन, 2 वैक्सीन और ऐड की गई, रोटावैक ऐड किया गया इसके अंदर, 2 वैक्सीन ऐड की गई इसमें, राइट। रोटावैक के नाम की एक वैक्सीन ऐड की गई। उसके बाद जो निमोनिया के लिए एक वैक्सीन हमने इसमें ऐड करी, और ओपीवी को आईपीवी से रिप्लेस किया बेसिकली। तो कुछ वैक्सीन हमने इसमें इंट्रोड्यूस की मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत। और मिशन इंद्रधनुष का मेजर एम क्या था, उन एरियाज में वैक्सीनेशन का प्रचार प्रसार करना जहां पर कि यूआईपी के द्वारा वैक्सीनेशन अभी तक नहीं पहुंच पाई है। और सक्सेस भी हुआ। जहां 2014 में जब ये मिशन लॉन्च हुआ था, उसके पहले हमारे यहाँ का वैक्सीनेशन कवरेज जो है 1% से इंक्रीज हो रहा था साल दर साल, वो इंक्रीज होना चालू हुआ 6 to 7% से। मतलब जहां रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इम्यूनाइजेशन इन इंडिया वाज लिमिटेड टू ओनली 1%, वहीं मिशन इंद्रधनुष के वजह से जो रेट ऑफ इम्यूनाइजेशन है वो बढ़कर के 6 to 7% इंक्रीज होने लगा पर ईयर। मतलब कि एक साल में जहां पहले हम खाली 1% इंक्रीज कर पा रहे थे, वहीं अब 6 to 7% हम लोगों को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम कवर कर पा रहे हैं, या बहुत तेजी से हम जो है इम्यूनाइजेशन कवरेज जो है कर पा रहे हैं भारत में। वो इस मिशन के माध्यम से हमने स्टार्ट किया। लेकिन फिर भी देखा गया कि मिशन इंद्रधनुष का जो टारगेट है 90% कवर करने का, वो कहां पर लैग कर जा रहा है, लो परफॉर्मिंग स्टेट्स में, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया। लो परफॉर्मिंग स्टेट्स में, ट्राइबल एरियाज में यहां पर इसकी पहुंच नहीं बढ़ पा रही है, और अर्बन स्लम्स में इनकी पहुंच नहीं बढ़ पा रही है। इसलिए 2017 में एक और मिशन लॉन्च किया गया, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष।
एम इज सेम, एम में खाली इतना चेंजेस है कि जो लोग अभी भी छूट गए मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत भी जो लोग छूट गए उनको कवर करने के लिए हमने इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष की स्थापना की या चालू किया, जिसका मेजर एम था कि जो लोग इम्यूनाइजेशन सर्विसेज से इम्यूनाइजेशन के सर्विसेज से छूट चुके हैं, उसमें कवर नहीं हो पाए, उन तक भी इम्यूनाइजेशन सर्विसेज का प्रचार प्रसार हम इस माध्यम से कर पाए। 2017 में मिशन लॉन्च हुआ जिसका मेजर एम यही था, राइट। इसके बाद हम इंडिया में अगर और बात करें वैक्सीन की, तो न्यूली इंट्रोड्यूस वैक्सीन की हम बात कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको पहले भी बता दिया है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन के बारे में, रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में, जो कि पहली इंडिजिनियसली डेवलप्ड वैक्सीन का दर्जा इसको दिया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, और साथ ही साथ न्यूमोनिया के लिए वैक्सीन जो है बनाई गई, जो कि पहली इंडिया की पहली कॉन्जुगेट वैक्सीन है। कॉन्जुगेट वैक्सीन जो हमने पढ़ा था सब यूनिट वैक्सीन, उसी तरह की वैक्सीन होती है कॉन्जुगेट वैक्सीन, टाइप ऑफ वैक्सीन है। तो पहली इंडिजिनियसली डेवलप्ड कॉन्जुगेट वैक्सीन इज न्यूमोनियन वैक्सीन, न्यूमोनिया के लिए जो वैक्सीन हमने बनाई, राइट। तो ऐसी कुछ वैक्सीन का निर्माण हमारे यहाँ हो रहा है ना। इंडिया में एट प्रेजेंट अगर वैक्सीनेशन का कवरेज की अगर हम बात करें तो इंडिया में 95% वैक्सीनेशन कवरेज है। तो ये 95% वैक्सीनेशन कवरेज किस माध्यम से, किस वजह से हो पाया? बिकॉज ऑफ दीज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जो हमने अब चलाए। अगर मैं सम अप करूं शॉर्ट में, अगर आपको जो अगर पूछा जाए एग्जाम में कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ इम्यूनाइजेशन इन इंडिया, या इम्यूनाइजेशन के लिए भारत में कौन कौन से कदम लिए गए, तो आप उसको किस तरीके से टैकल करेंगे, उस वे में हम उस आंसर राइटिंग फॉर्मेट में इसको समराइज करने की कोशिश करते हैं, राइट। देखिए अगर ऐसा हिस्ट्री पे क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तो आप इम्यूनाइजेशन का महत्व बताएंगे कि भारत में इम्यूनाइजेशन का महत्व क्या था, या फिर इम्यूनाइजेशन की इंपॉर्टेंस के साथ उस आंसर का आप इंट्रोडक्शन करेंगे, और उसके बाद फ्लो चार्ट के माध्यम से आप इम्यूनाइजेशन के स्टेप्स लिखेंगे, जिसमें सबसे पहला आप इंट्रोड्यूस करेंगे 1802 का सबसे पहली बार भारत में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन का इंट्रोडक्शन हुआ। इसके बाद आप वैक्सीनेशन एक्ट ले सकते हैं कि पहली बार हमने बाध्यकारी रूप में लीगल फाउंडेशन लगाया वैक्सीनेशन के लिए, जो कि 1892 में आया गया था। नेक्स्ट यू कैन इंट्रोड्यूस डेवलपमेंट ऑफ प्लेग वैक्सीन, डेवलपमेंट ऑफ प्लेग वैक्सीन कब हुआ? ये 1897 है ना, बॉम्बे बैक्टीरियोलॉजी लैब में हेफकिंस नामक साइंटिस्ट द्वारा ये डेवलपमेंट किया गया। इसके बाद में फ्लो चार्ट में आप आगे लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बीसीजी वैक्सीन इन 1948, 47, 48। देन यू कैन include national program for national smallpox eradication program, right, 1962. Then you can continue with EPI, expanded program of immunization, जो कि भारत में नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से लॉन्च किया गया। कब लॉन्च किया गया? 1978 में। एंड दिस प्रोग्राम वाज रीनेम्ड एज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन 1985। इसके बाद फ्लो चार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं, आप चलेंगे 1985 में ही हमने क्या एक चीज लॉन्च करी? टेक्नोलॉजिकल मिशन ऑन इम्यूनाइजेशन, जो कि राजीव गांधी साहब का इनिशिएटिव था, ताकि वैक्सीन के फील्ड में भारत में टेक्नोलॉजी और रिसर्च डेवलपमेंट स्टार्ट हो, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इम्यूनाइजेशन टेक्नोलॉजी भारत में स्टार्ट हो, और भारत जो वैक्सीन के क्षेत्र में इंडिपेंडेंट या इम्यूनाइजेशन के क्षेत्र में इंडिपेंडेंट हो, वैक्सीन प्रोडक्शन भारत में स्टार्ट हो पाए। इसलिए 1985 में टेक्नोलॉजिकल मिशन स्टार्ट किया गया। 1985 के बाद की अगर हम बात करें तो 1995 में भारत में पल्स पोलियो अभियान का स्थापना की गई है, पल्स पोलियो अभियान स्टार्ट किया गया, राइट। इसके बाद अगर हम इम्यूनाइजेशन के इतिहास में और आगे जाएं तो इंडिया के अंदर में नेक्स्ट जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ दैट वाज 2014, जिसको हम बोलते हैं मिशन इंद्रधनुष। देन 2017-18 जहां पर हमने लॉन्च किया मिशन इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, IMI, राइट। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हमारे लॉन्च किए गए। इसी के बाद जब इस आंसर को आप कंक्लूड करेंगे तो वहां पर उसके पहले एक हेडिंग बनाएंगे अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स में आप लिखेंगे कौन कौन सी बीमारियों से हम फ्री हो चुके हैं, जैसे कि स्मॉल पॉक्स जो है वो इंडिया के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का अचीवमेंट है। स्मॉल पॉक्स इराडिकेशन पूरी तरह से 100% इराडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स ना 1974 में लास्ट केस इंडिया में देखा गया और 1977 में घोषित कर दिया गया। वहीं पोलियो इराडिकेशन वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स ऑफ इंडियाज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, पोलियो इराडिकेशन, पोलियो फ्री।
ये कब किया गया? 2014 में WHO ने घोषित किया गया। ठीक है, इसी प्रकार हमको टिटनेस फ्री घोषित भी कर दिया गया। MNT टिटनेस, मैटरनल टिटनेस जो है उसके खिलाफ भी हम जंग जीत चुके हैं, है ना। साथ ही साथ मैटरनल टिटनेस के अलावा हमको ट्रैकोमा फ्री घोषित भी कर दिया गया। ट्रैकोमा फ्री भी हम हो चुके हैं। ट्रैकोमा इज अ डिसीज रिलेटेड टू ब्लाइंडनेस, बैक्टीरिया के कारण होती है। ट्रैकोमा फ्री भी हम हो चुके हैं। तो ये कुछ अचीवमेंट्स आप लिखेंगे जब आप इंडिया के इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अचीवमेंट्स की अगर बात कर रहे हो। तो एक जो क्वेश्चन जो बन सकता है वो मैंने आपको डिस्कस किया कि इंडिया का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या इंडिया में इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू इम्यूनाइजेशन क्या क्या लिए गए टिल डेट, तो हम थोड़ा सा उसमें एड्रेस करेंगे हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद फिर इंडिया में जो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो इनिशिएटिव्स लिए वो मैंने आपको बताया, राइट। अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन यूआईपी के ऊपर आता है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के ऊपर, तो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड लेंगे कि एक्सपांडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, एक्सपांडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन जो है WHO का एक इनिशिएटिव था, जिसमें 1974 में इम्यूनाइजेशन कवरेज को एक्सपांड करने के लिए जो है इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया WHO के द्वारा। इस इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करेंगे और उसी प्रोग्राम को इंडिया में एक्सटेंड किया एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के माध्यम से, राइट, जो कि 1978 में स्टार्ट हुआ। तो इस पर्टिकुलर हिस्ट्री जो बैकग्राउंड है इससे हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर यूआईपी के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है। और उसके बाद फिर यूआईपी क्या है, यूआईपी के अंदर कौन कौन सी वैक्सीन कवर्ड है, यूआईपी का टारगेट क्या है जो मैंने आपको बताया उसको लिखेंगे। और लिखने के बाद में फिर यूआईपी के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए, यूआईपी की एम को अचीव करने के लिए हमने 3 मेजर अभियान चालू किए। पोलियो अभियान, मिशन इंद्रधनुष, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, इनका रोल यहाँ पर सामने हम लिखेंगे। ये चीजें आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस यहाँ से जो बन सकते हैं 3 मार्कर्स के, वो यूआईपी के ऊपर एक 3 मार्कर बन सकता है। इसके बाद एक क्वेश्चन बन सकता है पल्स पोलियो अभियान के ऊपर एक 3 मार्कर बन सकता है। मिशन इंद्रधनुष और मिशन इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष के ऊपर एक 3 मार्कर संभावित हो सकता है। तो इनके ऊपर आप 3 मार्कर्स में क्या क्या लिखेंगे कि इनका मेजर एम क्या था, कौन कौन सी वैक्सीन इसमें कवर होती हैं, कब लॉन्च किया गया, ईयर क्या है लॉन्च का, वैक्सीन कौन कौन सी कवर्ड है और इनका मेजर एम या टारगेट क्या है। इनके साथ आप ये 3 पॉइंट्स के साथ आप 3 मार्कर को डील करेंगे जब भी आपको मिशन इंद्रधनुष या इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के बारे में कुछ भी पूछा जाता है तो, राइट। इसके बाद में क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं कि इंडिजिनस वैक्सीन के ऊपर 3 मार्कर अगर आ गया तो इंडिजिनस वैक्सीन के 3 आपको नाम कम से कम याद होने चाहिए। जैसे रोटावैक अभी हमने बनाया, न्यूमोनिया के लिए कॉन्जुगेट वैक्सीन हमने बनाया। इसके बाद में एक आप नाम लिख सकते हैं प्लेग वैक्सीन जो कि 1897 में हेप्किंस द्वारा डेवलप की गई थी। तो इंडिजिनस वैक्सीन्स हैं। अभी बहुत सारी वैक्सीन्स के ऊपर और रिसर्च चल रहा है, जैसे कि अगर आप पेपर्स में एक्टिव हो, न्यूज़पेपर्स अगर आप डेली पढ़ रहे हो, तो अभी भारत बायोटेक लिमिटेड ने कोवैक्सीन करके एक वैक्सीन बनाने का दावा किया है कोरोना वायरस के रिलेटेड। उसमें अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया कि हमने डेवलप की है या नहीं की है, अभी लेबोरेटरी ट्रायल्स पे है वैक्सीन। लेकिन कोवैक्सीन नामक वैक्सीन का निर्माण जो है भारत बायोटेक अभी एट प्रेजेंट कर रहा है ना। रोटावैक के लिए वैक्सीन हम ऑलरेडी बना चुके हैं, रोटा वायरस वैक्सीन, रोटा वायरस डायरिया से कॉम्बैट करने के लिए। तो ये कुछ वैक्सीन के अगर नाम आपको पूछे जाए तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। डायरेक्टली क्वेश्चन वैक्सीन के नाम के ऊपर भी आ सकता है, जैसे कि रोटावैक के ऊपर सीधा एक क्वेश्चन बन सकता है 3 मार्कर। तो आप क्या लिखेंगे, रोटावैक वैक्सीन क्या है, कौन सी बीमारी से लड़ने के लिए है। इसके साथ एक पॉइंट आप यहां पर जरूर मेंशन करें कि इट इज द फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड मेडिसिन ऑफ इंडिया या वैक्सीन ऑफ इंडिया, फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन ऑफ इंडिया। ये पॉइंट आप जरूर लिखें, कौन से ईयर में इसको लॉन्च किया गया और यूआईपी के अंतर्गत इसको इंक्लूड किया गया। ये कुछ और पॉइंट सब्स्टिट्यूट पॉइंट्स होंगे जो कि आपका 3rd पॉइंट बनाएंगे। तो इस तरीके से आप 3 पॉइंट जो है रोटावैक वैक्सीन भी आपको पूछा जाए तो दे सकते हैं, है ना। रोटा वायरस डायरिया से लड़ने के लिए है, राइट। उसके बाद उसके सेकंड पॉइंट में आप वहां पर एड्रेस करेंगे कि कब बनाया गया, कौन से ईयर में बनाया गया और इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस मेडिसिन वैक्सीन है, इंडिजिनसली डेवलप्ड वैक्सीन। और तीसरे में आप बताएंगे यहाँ पर कि इसको यूआईपी प्रोग्राम के अंतर्गत भी सब नेशनल वैक्सीन के तौर पर सम्मिलित किया जा चुका है। तो इस तरीके से आप 3 पॉइंट्स वहां पर भी लिख पाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस यहां से संभावित हैं जिनको कि आप लिखने की कोशिश जरूर करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे कुछ डिसीजेस के साथ में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी ऑनलाइन। थैंक यू।